हेलो एवरीवन। तो हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक चूज और एक इलेक्ट, है ना। इलेक्ट करना यानी भी चुनना होता है, चूज करना भी चुनना होता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, कहाँ पे हम चूज यूज करें, कहाँ पे हम इलेक्ट वर्ड यूज करें। और ये दोनों ही वर्ड अपने आप में वर्ब हैं, क्रियाएं हैं, ठीक है। सो देखो, इलेक्ट हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट वर्ड को हम यूज करते हैं जहाँ पे बहुत फॉर्मल कंटेक्स्ट हो, ठीक है। फॉर्मली अगर हमको बोलना हो, या जहाँ पे चयन की जो प्रोसेस है वो किसी स्पेसिफिक प्रोसेस से होकर गुजर रही हो, ग्रुप ऑफ द पीपल कर रहे हो, और स्पेसिफिकली अगर कहीं पे थ्रू वोटिंग हो रहा है तब भी हम इलेक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। चूज वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे बहुत जनरल कंटेक्स्ट हो, बहुत जनरल हमको कोई चीज के बीच में चयन करना हो या किसी चीज का चयन करना हो, वहां पे हम चूज वर्ड यूज करते हैं। अपन एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। आई चोज, ये चूज का सेकेंड फॉर्म है। आई चोज टी इंस्टेंट ऑफ कॉफी, कॉफी की जगह मैंने टी का चयन किया। ये सिंपल सा है, इसमें कोई प्रोसेस के थ्रू आप नहीं गुजरे कि जिसके बाद आपने चाय चूज किया, कॉफी चूज की किसी दूसरे की जगह, ठीक है। अभी अगर फॉर एग्जांपल क्लास में मॉनिटर चुनना है, इसकी एक प्रोसेस होती है। हिंदी में तो मैंने हमेशा बोला हिंदी में लगभग लगभग सेम ही वर्ड्स होते हैं। तो हिंदी में हम चुनना ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे दैट शी वाज इलेक्टेड या शी गॉट इलेक्टेड एज अ मॉनिटर इन द क्लास, और द टीचर हैज इलेक्टेड हर एज अ मॉनिटर, टीचर ने उसको चूज किया, इलेक्ट किया, किसके रूप में, मॉनिटर के रूप में। अब देखो बोलचाल में यहाँ पे मैंने चूज वर्ड अभी यूज किया, पर एक्चुअल में आएगा द टीचर हैज इलेक्टेड हर। हिंदी में भी अगर आपको बोलना है तो टीचर ने उसको इलेक्ट किया मॉनिटर के रूप में। क्या हो गया, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। सो वो लाना पता होते हुए भी नहीं हो पाता। मेरे एक वीडियो में मैंने आपको लाइट और चार्जिंग का एग्जांपल दिया था, वो चेक करना, ठीक है। सो इलेक्ट हमको वहां यूज करना है जहां पे कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू हम जा रहे हो। स्पेसिफिकली थ्रू वोटिंग भी हो सकता है, वोटिंग नहीं भी है लेकिन फिर भी एक प्रोसेस है, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, उसके थ्रू अगर किसी चीज का चयन होता है तो इलेक्ट आएगा। नॉर्मली और इनफॉर्मली और कैजुअली और डायरेक्टली किसी चीज का चयन करना है डेली लाइफ में तो वहां पर चूज आएगा। तो इतना फर्क है दोनों क्रियाओं के बीच में, चूज और इलेक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। Would you like to choose to hit a like button and subscribe the channel? Thank you so much. Have a great time. Bye bye. यहाँ पर elect नहीं आएगा। हेलो एवरीवन। सो दो वर्ड्स है हमारे पास, इनकरेज और मोटिवेट, यानी इनकरेज करना और मोटिवेट करना। लगते ये सिमिलर हैं पर ये सेम नहीं है, ठीक है। सो दोनों में क्या डिफरेंस है, इनकरेज जब हम किसी को करते हैं, कोई हम इनकरेज करता है मतलब एक तरह से हम इमोशनल सपोर्ट देते हैं उसको, ठीक है। अगर किसी को आप इमोशनल सपोर्ट देते हो तो उसको बोलते हैं इनकरेज करना। जैसे द टीचर इनकरेज मी टू ट्राई अगेन, टीचर ने क्या किया, मुझे इनकरेज किया वापस से कोशिश करने के लिए, इमोशनल सपोर्ट दिया कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तुम में है काबिलियत, तुम में गट्स हैं, तुम कर पाओगे। मैंने तुमको कल परफॉर्म करते हुए देखा था, तुमने अच्छा परफॉर्म किया, क्या हुआ अगर आज एक बार फेल हो गए तो तुम फिर से ट्राई करो। दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इनकरेजमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मोटिवेशन या मोटिवेट करना। मोटिवेशन बेसिकली होता है जब कोई पर्पस दिया जाता है, जब कोई रीजन दिया जाता है कोई काम करने के लिए। जैसे कि बेटा तुम ये चीज ट्राई करो, तुमको वो अचीव करना है, तुमको वो ट्रॉफी पानी ही है। नाउ शी इज मोटिवेटिंग, नाउ शी इज नॉट ओनली इनकरेजिंग, नाउ शी इज मोटिवेटिंग, क्योंकि अब उसने क्या बोला, तुमको वो ट्रॉफी पानी है, तुमको वो साइकिल जीतनी है, तुमको स्टेक में फर्स्ट आना है, क्योंकि तुमको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। नाउ द टीचर हैज एडेड अ रीजन टू इनकरेज दैट स्टूडेंट या दैट कैंडिडेट। अभी आया फर्क समझ में। सो लगता पता है बहुत सारी चीजें, नॉट ओनली इन द लैंग्वेज बट इवन इन द लाइफ, मेनी थिंग्स वी फील टू मच सिमिलर बट दे आर एक्चुअली सिमिलर, दे आर नॉट सेम बट वी फील दे आर सेम, है ना। सो सिमिलर होना और सेम होने में भी डिफरेंस है। सो हम उसी डिफरेंस को इन वीडियोस में देखते हैं कि वेदर द थिंग्स आर सिमिलर और दे आर सेम। हम लोगों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सिमिलर को ही सेम समझ बैठे हैं, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं है, और इसीलिए हमको प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है। या हमको जब कोई बताता है कि नहीं 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 ये गलत है ये सही है, तो हमको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। पर ऐसा नहीं है, बी वेरी ओपन टुवर्ड्स एनीथिंग। कोई बोले गलत है ना, ठीक है गलत है ना, तू बता सही क्या है, मैं सीख लूंगा। अंडरस्टैंड द लॉजिक, कॉन्सेप्ट, सही लगे तो एक्सेप्ट करो, नहीं लगे तो अपना
जो प्रोसेस है वो चलने दो, क्या दिक्कत है ना। पर फिर भी बेटर है अगर लगता है कि हम सीख लें। अब क्वेश्चन आता है इंटरचेंज कर सकते हैं, ग्रामेटिकली टेक्निकली इंटरचेंज दोनों वर्ड्स को नहीं कर सकते। स्पोकन में इंडिया में जिंदाबाद, बिंदास करो। उसने मेरी टीचर ने मुझे इनकरेज किया, मेरी टीचर ने आज मुझे बहुत मोटिवेट किया। प्रोसेस जो भी हुई हो, तुमको बोलना है तुम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ग्रामेटिकली टेक्निकली शायद वो सही ना हो, ये चीज भी एक्सेप्ट करके चलना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, दो वर्ड्स हैं फिर से हमारे पास, एक है मोटिवेशन, एक है इंस्पिरेशन, ठीक है। मोटिवेशन इंस्पिरेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है, देखो अभी एग्जांपल में हम क्रिया भी डाल सकते हैं, नाउन भी डाल सकते हैं, तो अभी उस पर मत जाना, अभी केवल दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं अपन, किसी दो वर्ड के बीच में डिफरेंस, ठीक है। सो मोटिवेशन कहाँ यूज करें, कहाँ इंस्पिरेशन यूज करें, या मोटिवेशन होता क्या है और इंस्पिरेशन होता क्या है। हमको लगता है कि ये सेम ही है, ये सिमिलर है, पर एक्चुअल में ये सेम नहीं है। देखो मोटिवेशन क्या होता है, टू पुश समवन, टू ड्राइव समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी को रीजन देना, कोई कारण देना, मूर्त अमूर्त ठोस, या बिना ठोस वाला, जो भी आप कहना चाहो, है ना। मूर्त अमूर्त से समझ गए होंगे, है ना। सो इट में बी हार्ड, इट में बी इन अ लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म मतलब लिक्विड एक वाला, ठीक है, अभी एग्जाम्पल में समझेंगे। तो चाहे अमूर्त हो चाहे अमूर्त हो, किसी भी तरह का पुश देना, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। जैसे मनी वॉज हिज मोटिवेशन टू डू ओवर टाइम, उसको ओवर टाइम करने के लिए मोटिवेशन क्या थी, मनी थी, ठीक है। अभी अपन इंस्पिरेशन समझते हैं। इंस्पिरेशन क्या होता है, जब आपके अंदर कोई इनर स्पार्क हो, कुछ करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ किसी किसी डिजायर को पूरा करने के लिए, अगर आपके अंदर एक इनर स्पार्क हो, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मोटिवेशन इज समवेयर आउटर फैक्टर, मे बी आउटर फैक्टर, इंस्पिरेशन इज अ इनर फैक्टर। हम जनरली ये हमने सुना है कि मोटिवेशन अंदर से आता है, मोटिवेशन अंदर से आता है, इंस्पिरेशन अंदर से आती है। मोटिवेशन में बी एक्सटर्नल फैक्टर, इंस्पिरेशन में बी इंटरनल फैक्टर। अभी इंस्पिरेशन इंटरनल फैक्टर मतलब आता अंदर से है, होता तो बाहर के एग्जाम्पल से, बाहर की चीजों से ही वो लिंक होके आता है, लेकिन एक इनर स्पार्क होता है जहां पे हमको इंस्पिरेशन मिलती है। एग्जाम्पल बताऊंगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे हाँ, एक मूवी है बहुत अच्छी जिसमें एक राइट करता है, उस मूवी के सारे गाने भी बहुत अच्छे हैं, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा। उस मूवी से अपन एग्जांपल लेते हैं, अ ब्यूटीफुल सनराइजेस इंस्पायर्ड हिम टू राइट अ पोयम, ठीक है। अ ब्यूटीफुल सनराइजेस इंस्पायर हिम टू राइट अ पोयम, एक ब्यूटीफुल सनराइज ने उसको इंस्पायर किया पोयम राइट करने के लिए, ठीक है। सो बहुत बहुत थिन लाइन है दोनों के बीच में, मोटिवेशन के बीच में और इंस्पिरेशन के बीच में, पर एक्चुअल में ये दोनों बहुत अलग हैं। अब क्वेश्चन आता है इंटरचेंज कर सकते हैं, टेक्निकली नहीं। अपन बेस्ट एग्जांपल देखते हैं एक ही सेंटेंस में इसको यूज करने का। जैसे एग्जाम डेट ने उसको मोटिवेट किया एग्जाम के लिए स्टडी स्टार्ट करने के लिए, मोटिवेट किया, लेकिन उसकी टीचर की स्टोरी ने उसको इंस्पायर किया एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो देखो मोटिवेशन इंस्पायर एक ही सेंटेंस में अलग अलग। होप इट्स क्लियर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, दौड़ना और भागना इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ है कि दौड़ना और भागना एक ही होता है, ठीक है। सो जनरली हमको लगता है कि दौड़ना और भागना एक ही होता है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस है, ठीक है। देखो कैसे है, दौड़ने को हम बोलते हैं रन करना, है ना, RUN रन, रन यानी दौड़ना। दौड़ते हम कब है, जब जनरल कंटेक्स्ट में बात हो रही है, जब इनफॉर्मल बात हो रही है, नॉर्मल डेली लाइफ में बात हो रही है। जैसे सुबह सुबह उठ के जो लोग वॉक पे जाते हैं, ठीक है। मैं क्यों रुका, मैं बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा। तो सुबह सुबह उठ के जो लोग वॉक पे जाते हैं, वो लोग कभी जॉगिंग करते हैं, धीरे धीरे दौड़ते हैं, उसको दौड़ना बोल सकते हैं ना। टेक्निकल टर्म जॉगिंग है, पर धीरे धीरे दौड़ते हैं तो रन करना उसको बोलेंगे, ठीक है। पकड़म पकड़ाई बच्चे खेलते हैं, वो रन होता है, ठीक है। आप रेसिंग कर रहे हो किसी के साथ, दो बच्चे बोल रहे रेडी स्टडी गो, भागो, है ना, उसको तो हम भागना वर्ड यूज करते हैं, पर वो दौड़ना रहता है, ठीक है। अब भागना एक्चुअल में क्या होता है, भागना इज समथिंग फ्ली, FLEE, फ्ली। फ्ली यानी होता है भागना, इट इज अ फर्स्ट फॉर्म, इसके सेकंड थर्ड फॉर्म भी है। फ्ली यानी भागना, ये दोनों अभी हम क्रिया के रूप में देख रहे हैं। भागता इंसान कब है, जब कोई डर की सिचुएशन हो, जब कोई अपराधी कोई अपराध करके भाग रहा हो, उसको बोलते हैं भागना, और इंग्लिश में हम वहां पे यूज करेंगे फ्ली।
सर्टेनली मेनी पीपल यूज रन, पर टेक्निकल अप्रोप्रिएट वर्ड वहां पे होगा फ्ली, इसीलिए मैं डिफरेंस बता रहा हूँ और वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि हम अप्रोप्रिएट वर्ड वहां पे यूज कर सकें। ठीक है, अपन एग्जांपल्स देखते हैं। सो हम कह सकते हैं आई रन एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह दौड़ता हूँ। एंड द पीपल फ्ली सीइंग द फायर, आग देख के लोग भागते हैं। ठीक है, सो अब समझ में आया कहाँ दौड़ना यूज करना है, कहाँ भागना यूज करना है। लगते से में हिंदी में हम इंटरचेंजेबल यूज भी करते हैं, मैंने भी अभी इस वीडियो में एक बार यूज किया, दैट इज फाइन, पर कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्चुअली ये दोनों अलग हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो इनको हम अलग अलग यूज करेंगे। इस तरह से हमने कभी सोचा नहीं, इसलिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, बट ट्रस्ट में थोड़ा सा फर्क है, टेक्निकलिटी का फर्क है। सो वो हम सीख के अगर उसको सही यूज करेंगे, इट विल रियली हेल्प अस टू एनहांस आवर लैंग्वेज, नथिंग एल्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, फिर से दो वर्ड से हमारे पास, एक है एनलार्ज, एक है एक्सपांड। दोनों का मतलब हमको जनरल टर्म में पता है कि बढ़ाना या विस्तृत करना, पर टेक्निकलिटी में दोनों थोड़े थोड़े अलग वे में यूज होंगे। एनलार्ज आप उसे करते हो जब कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, कोई चीज हो, कोई वस्तु हो, जब आप उसको आकार में बड़ा करते हो, जब आप उसको आकार में बड़ा करते हो तब उसको बोलते हैं एनलार्ज करना। ठीक है, जैसे अपन किसी को फोटो देते हैं छोटी सी और बोलते हैं प्लीज एनलार्ज दिस फोटो, मतलब इसका आकार छोटा है, इसको बड़ा कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपांड की। एक्सपांड का यूसेज क्या है, मैंने हमेशा बोला वर्ड्स को मीनिंग से, हिंदी मीनिंग से या उसके अर्थ से नहीं, उसके यूसेज से अगर हम समझेंगे तो हम उसका डिफरेंस भी आराम से समझ पाएंगे। सो एक्सपांड कैसे करते हैं, एक्सपांड करते हैं किसी एरिया को। ठीक है, किसी फिजिकल और नॉन फिजिकल एब्स्ट्रैक्ट चीज को या फिजिकल चीज को हम एक्सपांड करते हैं। ठीक है, इसको अगर हिंदी भाषा में समझना है तो हम बोल सकते हैं फैलाव। ठीक है, फैलाते, अगर हम किसी चीज को बड़ा करके फैलाते हैं, यहाँ पे आकार में बड़ा करना नहीं, उसको फैलाना, तो हम बोलते हैं एक्सपांड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हिंदी में ही अगर अपन बोलते हैं उसने अपना बिजनेस कितना एक्सपांड कर लिया यार, एनलार्ज नहीं बोलते। देखो आप कभी एनलार्ज यूज नहीं करते, आपने हमेशा देखा होगा एक्सपांड यूज करते हो। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस फैलाता है, आकार में बड़ा नहीं करता, वो फैला रहा है, इस फीलिंग को हम समझ सकते हैं, तो वो फैलाता है, बिजनेस का फैलाव होता है, तो जहां फैलाव है वहां एक्सपांड यूज करेंगे। दूसरा, द हीट एक्सपांड्स मेटल, हीट यानी गर्मी क्या करती है, मेटल को एक्सपांड्स करती है। एक्सपांड्स करती है मतलब फैलाती है, वो संकुचित रहती है, छोटी रहती है, उसको एक्सपांड करती है। देखना कभी बहुत सारी चीजें धूप में बहुत देर या आग पे रखी रहती है तो फैल के थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ना। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे चीजें बनने की वीडियो देखते होंगे तो बड़ी बड़ी मशीन्स में जब उनको टेम्परेचर में वो किया जाता है तो वो एक्सपांड होता है, छोटा सा ऐसा रॉ मटेरियल का गोला रहता है, फिर वो एक्सपांड होके पूरा शेप ले लेता है। ठीक है, सो वो होता है एक्सपांड करना, तो छोटे से बड़ी चीज को आकार देना, एनलार्ज करना, और किसी चीज में फैलाव करना, चाहे वो ठोस रूप हो, मूर्त हो या अमूर्त हो, उसको बोलते हैं एक्सपांड। सो आई होप विद दिस वीडियो, with the given examples, you are able to understand. Still if there is anything, any doubt is there, you can message me and you can search more about it। जरूरी नहीं कि जहां से सीखा वहीं से सारी चीजें, हम गूगल पे जाके सर्च कर लो, आजकल एआई है उस पे जाके सर्च कर लो, बट लर्न टू अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड टू लर्न, दोनों प्रोसेस यूज करो, सो यू इट विल एनहेंस योर वोकेबुलरी, योर लैंग्वेज, योर नॉलेज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। सेम हिंदी शब्द और हिंदी मीनिंग को लेते हुए फिर से हमारे पास इंग्लिश के दो अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, विच लुक्स सिमिलर बट एक्चुअली दे आर नॉट। अभी कैसे, हम बोलते हैं फेंकना, तो फेंकना के लिए हम सभी जगह फेंकना ही यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में दो अलग अलग वर्ड्स है, एक है फ्लिंग, एक है थ्रो। ठीक है, इसके हम अलग अलग फॉर्म, मतलब वर्ब फॉर्म यूज करके हम बनाएंगे, अभी हम एज अ वर्ब इनको डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सो फ्लिंग यानी फेंकना और थ्रो यानी भी फेंकना। पहले अपन थ्रो लेते हैं जो बहुत कॉमन है ना, जैसे अपन क्रिकेट में बोलते हैं क्या थ्रो मारा यार उसने, उसका थ्रो एकदम बढ़िया बराबर निशाने पे लगा। ठीक है, या किसी ने आपकी खिड़की पे बॉल थ्रो की या पत्थर थ्रो किया, उसको बोलते हैं फेंकना। सो whenever any object in the air आप फेंकते हो फोर्स या विदाउट फोर्स के साथ, उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रो करना। ठीक है, जिसमें नॉर्मल केवल फोर्स होता है, विद फोर्स या विदाउट फोर्स इन द एयर जब आप कोई चीज फेंकते हो उसको बोलते हैं थ्रो करना। ठीक है, फ्लिंग क्या होता है, फ्लिंग का फेंकने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस इनबिल्ट होते हैं, जैसे गुस्से से कुछ फेंकना,
फ्रस्ट्रेशन से कुछ फेंकना, इस तरह से अगर आप कोई चीज फेंकते हो तो वहां पे आप फ्लिंग वर्ड यूज करते हो। अपन एग्जांपल से समझते हैं। डोंट थ्रो द बॉल एट द विंडो, बॉल को विंडो पे मत फेंको या मत मारो, है ना, ऐसे फेंको मत या ऐसे मारो मत, ठीक है। अब फ्लिंग का एग्जांपल, she flung the book on the table angrily या she angrily flung the book on the table, ठीक है। मैंने अभी अनदर फॉर्म यूज किया वर्ब का। सो she angrily flung the ball on the table, उसने क्या किया, टेबल पे बॉल, सॉरी नॉट बॉल, किताब, मैंने बॉल बोला क्या, तो उसको बुक कर देना। सो शी एंगरली फ्लंग द बुक ऑन द टेबल, उसने किताब जोर से फेंकी टेबल के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे जब गुस्से में किया तो दूसरा फ्लिंग कहाँ यूज करना है, जब केयरलेसली हो या ऑल सडन हो तब भी फ्लिंग यूज करना। अपन एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें आप दोनों वर्ड को साथ में यूज नहीं कर सकते। He threw the arms around him, उसने बाहें उसकी तरफ फेंकी या फैलाई। यहाँ पे थ्रो या थ्रू यूज नहीं करना, थ्रू यूज नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आएगा फ्लिंग, क्योंकि वो ऑल सडन हो रहा है, विद द इमोशंस हो रहा है। जब आप किसी को गले लगाते हो, इट इज द इमोशंस यू डू हैव, ठीक है। सो शी फ्लंग हर आर्म्स अराउंड हिम, उसने उसकी बाहें उसकी तरफ फेंकी या फैलाई। यहाँ पे बाहें फेंकना एक पोएटिक वे में यूज हुआ है। तो फ्लिंग को आप पोएटिक या फॉर्मल वे में ज्यादा यूज करते हो, थ्रो को जनरल वे में ज्यादा यूज करते हो, पर अगेन जो वीडियो में मैंने इनिशियली बताया वो भी मीनिंग अपने आप में है। तो बाहें किसी की ओर फैलाते हैं, फेंकते हैं गले लगाने के लिए, वहां स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, तो वहां पे थ्रो मत यूज करना, फ्लिंग यूज करना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय। हेलो एवरीवन, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन फिर भी कर लेते हैं, छोटा बड़ा सिंपल कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। गाड़ी कहाँ अटकती है हमारी, वेयर वी गेट स्टक, वी गेट स्टक जब वोकेब यूज करने की बारी आती है किसी स्पेसिफिक वर्ड के लिए, ठीक है, तब थोड़ी सी गाड़ी अटकती है हमारी। जैसे अगर हमको बोलना है ही इज अ गुड बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का है, तो वहां तो हमको पता है कि हम गुड यूज कर सकते हैं, कुछ और भी दो तीन शब्द है जो आप यूज कर सकते हो डेली। पर अगर आपको बोलना है कि वो बहुत ढीठ है यार, तो फिर यहाँ पे गाड़ी अटक जाती है। ही इज वेरी या ही इज एन, और आगे क्या आएगा, वहां पे गाड़ी अटक जाती है। तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड है इंसिलेंट, ठीक है। इंसिलेंट लिखा भी है ऊपर यहाँ पर। इंसिलेंट, इंसिलेंट का मतलब होता है ढीठ, बदतमीज, अशिष्ट आदमी, मतलब जिसमें व्यवहार करने की, बात करने की तमीज ना हो। या कोई होता है ना किसी चीज पे अड़ी जाता है कि नहीं हमको तो ये चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे जिद वाली स्टबर्ननेस वाली बात नहीं है। यहाँ पर बात है कि उस दौरान उसका व्यवहार बहुत ही गंदा होता है ना। सो उस चीज को हम बोलते हैं ढीठ होना या बदतमीज होना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई काउंटर पे गया, किसी ने बोला कि सर आप चेंज दे दीजिए, और उसने बोला कि जो ग्राहक था उसने बोला कि चेंज नहीं है। अभी उस सामने वाला जो शॉपकीपर था उसने भी बोला कि सर चेंज नहीं है, तो ग्राहक बोलेगा क्यों, तुम्हारे पास कैसे चेंज नहीं है, दुकान कैसे खोल के बैठे हो। तो इस तरह की जो चीजें रहती कि नहीं तुमको तो चेंज देना पड़ेगा, जब तक तुम दोगे नहीं मैं यहाँ से हलूंगा ही नहीं। पीछे लाइन लगी है, लोग परेशान हो रहे हैं, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, पर उसको कोई मतलब नहीं है। सो सच ए काइंड ऑफ द पर्सन आर कॉल्ड इंसलेंट, ठीक है। इंसलेंट, इंसलेंट मतलब होता है ढीठ, बदतमीज। और आप जो जो भी इससे रिलेटेड वर्ड यूज करना चाहो, फिलहाल आई कैन नॉट यूज मच मोर वर्ड्स, बट ठीक है, ढीठ और बदतमीज इज अ कॉमन वर्ड विच वी कैन यूज फॉर द सच ए काइंड ऑफ द पर्सन। अब ध्यान रखना, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, उसकी एक तरह की विशेषता ही है ये, उसकी पर्सनालिटी की, उसके कैरेक्टरिस्टिक है ये। सो इसलिए ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा, ठीक है। इंसलेंट, इंसलेंट यूज होगा एडजेक्टिव के रूप में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये एक एडजेक्टिव है, मतलब ये नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। सो इंसलेंट मतलब होता है ढीठ, बदतमीज, अशिष्ट या अभद्र। इस सेंस में, सिर्फ इस सेंस में कि वो ढीठ है बहुत, ठीक है, उस तरह से यूज करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, होप ये वीडियो देखते देखते और एग्जाम्पल की वजह से ये वर्ड याद हो गया हो। इंसलेंट ऊपर लिखा भी है ना। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब लास्ट वर्ड में हमने देखा था इंसलेंट, इंसलेंट मतलब अशिष्ट देखा था और ढीठ देखा था, है ना।
मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि इट इज ओनली यूज फॉर द मेल फीमेल किसी भी के लिए भी आप इंसोलेंट वर्ड यूज कर सकते हो, जिसका मतलब है ठीक, ठीक है। अभी इस वीडियो में हम देखते हैं कि अगर आलसी के लिए हमको बोलना है, जैसे हम बोलते हैं ना कई बार वो बहुत आलसी है, तो ही इज आगे गाड़ी अटक जाती है ना। सो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही इज एन इंडोलेंट पर्सन, इंडोलेंट पर्सन। इंडोलेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत आलसी हो, जो काम करने से बचता हो। कुछ कुछ जगह रेयर केसेस में, कुछ सिचुएशंस में आप कामचोर की जगह भी इसको यूज कर सकते हो, मतलब जो काम से जी चुराता हो, जिसको नहीं यार अभी नहीं करना कल कर लेंगे, ठीक है, इस तरह की जो फीलिंग आती है ना, जिसको आलस बोलते हैं कि भयंकर आलसी है यार ये तो। सो आप हिंदी में भी उस वर्ड को यूज यूज कर सकते हो कि ये तो बहुत इंडोलेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? इंडोलेंट पर्सन है। इंडोलेंट मतलब आलसी, स्पेलिंग ऊपर लिखी हुई है, प्रोनाउंसिएशन है इंडोलेंट, ठीक है। वो बहुत आलसी है। ही इज एन इंडोलेंट बॉय, ठीक है, ही इज एन इंडोलेंट बॉय। वो क्या है? बहुत आलसी लड़का है। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड। तो कभी कभी क्या होता है, हमको सेंटेंस बोलते आता है, हमको कोई पैराग्राफ फ्रेज करते आता है, हम पूरा करते एक वर्ड पे जाके अटक जाते हैं। सो इट इज बेटर टू हैव अ नॉलेज ऑफ द वोकैब, सो ग्रेजुअली वी कैन लर्न एंड वी कैन यूज। कुछ प्रॉब्लम्स होती है वोकैब में, अपन आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और उसके लिए कुछ सॉल्यूशन भी मैंने ढूंढा है। अगर आप सब लोग तैयार हो तो अपन उस सॉल्यूशन पे काम करेंगे मिलके, and that will be really helpful for all of you. Thank you so much. Have a great time. Bye bye. Take care. अब आपको किसी के लिए बोल रहा हूँ कि बहुत कंजूस है यार, वो बहुत कंजूस है, पैसा ही नहीं निकलता उसकी जेब से। मतलब जो फ्रेंड्स लोग हैं इसमें आप यूज कर सकते हो, जो फ्रेंड्स को स्मोकिंग की ड्रिंकिंग की आदत है, यार एक सिगरेट का पैसा भी नहीं देता वो, है ना। सो ऐसे इंसान को आप क्या बोलोगे? ही इज अ, आगे क्या तो आगे हम अटक जाते हैं। सो वहां पे एक वर्ड यूज होता है कंजूस के लिए, माइसर, ठीक है, स्पेलिंग ऊपर लिखी है, द प्रोनाउंसिएशन इज माइसर, ठीक है। He is such a miser, even he do not pay a single penny for his own things, material, stationery, बीड़ी, cigarette, whatever you want to add there as object, ठीक है। सो कहने का मतलब ये कि जब कोई बहुत कंजूस है, बहुत ही कंजूस है, मतलब कंजूस तो खैर कंजूस ही होता है, अब उसमें बहुत और कम का तो मुझे खैर इतना नहीं पता, पर कंजूस तो खैर कंजूस ही होता है। पर कुछ लोग यकीनन हद से ज्यादा कंजूस होते हैं, बट ठीक है, वॉट एवर द काइंड ऑफ द कंजूस यू वांट टू यूज, यू कैन यूज द माइसर, ठीक है। और आई शुड से वॉट एवर द काइंड ऑफ द माइसर एज अ एडजेक्टिव यू वुड लाइक टू यूज, यू कैन यूज इट, ठीक है। सो माइसर अगेन हम एक तरह की विशेषता बता रहे हैं किसकी? किसी नाउन की, इसलिए माइसर जो वर्ड है वो अपने आप में एडजेक्टिव होगा, ठीक है। सो माइसर का मतलब होता है कंजूस। शी इज अ माइसर गर्ल, वो एक कंजूस लड़की है। That even do not pay she do not buy a pen by her own, कि वो खुद के लिए एक पेन भी नहीं खरीदती। He is a miser boy, even he do not buy anything for him। तो ऐसा करके कुछ भी आप बना सकते हो, सेंटेंसेस तो बहुत है, बट द एक्चुअल वर्ड वुड बी माइसर, ठीक है। सो माइसर का मतलब होता है कंजूस, इसमें कुछ बहुत ज्यादा एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। सो फॉर हेयर, thank you so much, thank you so much, thank you so much, thank you so much. Follow and subscribe. Have a great time. Bye bye. Take care. बहुत अच्छा वर्ड है जो आप लोग डेली लाइफ में जनरली यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कोई पर्सन किसी चीज के बारे में कॉन्टिन्यूस शिकायत करता है, उसकी आदत ही रहती है हर चीज पे शिकायत करने की, इसलिए कभी कभी फ्रेंड सर्कल में उसका नाम रोतलू भी पड़ जाता है, क्योंकि वो हर बात पे रोता रहता है। कैसे रोता है? शिकायत करते हुए रोता है ना। सो कंटिन्यू शिकायत करना, तंग करना, किसी को कोई चीज बार बार याद दिलाना, हर चीज को लेके टोका टोकी करना, लगातार किसी चीज के लिए परेशान करना, चुभने वाली जब कोई ऐसी स्थिति होती है ना, तो उसके लिए क्रिया के रूप में एक वर्ड होता है नेग, एनएजी, नेग, ठीक है। इसी वर्ड से एक वर्ड बना है नाउन के रूप में, नेगिंग, ठीक है। अभी नेगिंग फिलहाल हम नाउन के रूप में ही देखते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरल लैंग्वेज में आपको किसी को बोलना है कि मत इतना चिक चिक किया कर यार, चिक चिक मतलब हर चीज में वो शिकायत कर रहा है, यहाँ ये ऐसा है, यहाँ पार्किंग की दिक्कत है, यहाँ पे यहाँ रेस्टोरेंट में ये दिक्कत है, खाना अच्छा नहीं है, लाइट अच्छी नहीं है, सीट अच्छी नहीं है,
ट्रेन में जाते हैं तो कुछ बोलते हैं, बस में जाते हैं तो कुछ बोलते हैं, प्लेन में जाते हैं तो कुछ बोलते हैं। सो जनरली क्या होता है, फ्यू पीपल आर देयर हु माइट हैव अ हैबिट कि वो हर चीज में रोकते टोकते हैं या शिकायत करते हैं, है ना? सो इसके लिए आप यूज कर सकते हो स्टॉप नेगिंग अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, क्या बोलोगे? आप बोलोगे स्टॉप नेगिंग अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में चिक चिक करना बंद करो, है ना? मतलब हर चीज पे शिकायत करना बंद करो। ऐसे ही कोई आपको बार-बार किसी चीज के लिए टोकता है, जैसे घर में मम्मी अक्सर बच्चों को टोकती है कि होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले। इसके लिए भी एक वर्ड है, इसी वर्ड को लेके आप यूज कर सकते हो। तो हाउ वी हैव टू यूज दैट इन सेंटेंस वो मैं बताता हूँ। आप सिंपली बोल सकते हो स्टॉप नेगिंग मी अबाउट द होमवर्क। ठीक है, मुझे होमवर्क के लिए मत बार बार टोको। स्टॉप नेगिंग मी अबाउट द होमवर्क, स्टॉप नेगिंग मी अबाउट द वर्क, स्टॉप नेगिंग मी अबाउट समथिंग, कुछ भी आप चीज लगा सकते हो। ठीक है, सो जब भी कोई आपको किसी चीज के लिए बार बार रोकता टोकता है तब भी आप बोल सकते हो। जब कोई किसी चीज के लिए चिक 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 करता है, ठीक है, इंदौर में इंडिया लैंग्वेज में हिंदी में हम इस तरह से बोलते हैं ना, या शायद मुंबई में ये चीज बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, कि मत ज्यादा चिक चिक कर। मतलब मैंने तो मूवीज में और सीरियल्स में ही सुना है, तो मूवियों में और सीरियलों में नहीं सुना, मैंने मूवीज में और सीरियल में सुना है। ठीक है, सो उसमें अधिकतर बोलते हैं, तो वहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हो नेगिंग। तो नेग इज अ समथिंग वर्ड जो मल्टीपल कंटेक्स्ट में यूज होता है, जो मैंने वीडियो के इनिशियल लेवल पे बताया कि इतने हिंदी अर्थ के लिए आप इसको इंग्लिश में यूज कर सकते हो। ठीक है, so I hope this video was helpful and useful for you. Thank you so much. Subscribe and follow. Have a great time. Bye bye. अच्छा, जब फ्रेंड सर्कल के लोग आपस में मिलते हैं तो कई सारे दोस्तों की हैबिट रहती है, बहुत बड़ी-बड़ी फेंकते हैं, ठीक है? जिसको इंदौर में तो हमारे स्कूल के बच्चे बोलते थे लप्पी देना, तो वो लप्पी दिया करते थे, है ना? मतलब बड़ी-बड़ी फेंकना, है ना? जिसको हम थोड़ा-सा एक भाषा में स्टैंडर्ड लैंग्वेज में अगर थोड़ा-सा बोले तो शेखी बघारना बोलते हैं उसको, है ना? शेखियाँ बघारना, मतलब बड़ी-बड़ी बातें करना। इंटरनेट पे अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है रील्स में कि वो 2 दोस्त बैठ के बात कर रहे थे कि मेरे दादाजी ने ऐसा किया, मेरे दादाजी ने ऐसा किया। तो एक बोलता है कि मेरे दादाजी तो सिगरेट चलाते थे और उसकी रोशनी में पढ़ाई किया करते थे। तो वो पूरा वीडियो बहुत मज़ेदार है, वो इसी चीज़ पे बना हुआ है। सो वहां से मुझे ये वर्ड ध्यान में आया कि शेखी बघाड़ना, तो शेखी बघाड़ने को बोलते हैं बोस्टिंग करना। ठीक है, तो हम सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। स्टॉप बोस्टिंग यार, नो वन बिलीव्स यू। ठीक है, मतलब कोई तुम्हारा बिलीव नहीं करता है, शेखियां मारना बंद करो। ठीक है, सो बोस्टिंग को लेके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। देख, माय फ्रेंड ऑलवेज बोस्ट्स, है ना? ही बोस्टेड इन हिज कन्वर्सेशन कि ऐसा 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 करके हुआ। ठीक है, तो चाहे आप हिंदी में यूज करो या इंग्लिश में यूज करो, वर्ड आप यूज कर सकते हो, सेंटेंस आपका कोई भी हो। तो जनरली आप शेखियां बगाना, बड़ी बड़ी लप्पियां देना, जिसको हम फेंकना बोलते हैं ना, कि मत इतना फेंक रहे, नहीं लपेटा जा रहा है। हमारे स्कूल में बच्चे ऐसा बोला करते थे, मत इतना फेंक रहे, नहीं लपेटा जा रहा है ना? सो डोंट बोस्ट टू मच, आई कैन नॉट टॉलरेट, आई कैन नॉट हैंडल इट। अभी लपेटना के लिए कोई इंग्लिश मत ढूंढना, ठीक है? इट इज समथिंग लाइक आई कैन नॉट टॉलरेट, इट इज नाउ आउट ऑफ माई कंट्रोल, सो डोंट बोस्ट टू मच। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है, सो उसको बोलते हैं बोस्ट करना। बोस्ट करना यानी शेखी बघाड़ना। सो आई होप यू एंजॉय दिस वोकेब ऑल्सो। अभी थोड़ा सा ऐसा रियल सिचुएशन में रियल लाइफ से अटैच होता है ना कहीं पे, तो वो चीजें याद करना इजी हो जाता है। ठीक है, सो आई होप कि द वे आई एम डिलीवरिंग माय वोकेब टू ऑल ऑफ यू, आप सब उसे सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, याद रख पा रहे होंगे। दैट इज माय बिग पर्पस। एक आध वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम वोकेब को अच्छे से याद कर सकते हो, क्या रीजन है कि हम वोकेब याद नहीं कर पाते, या क्या क्या ट्रबल्स हमको महसूस होती है, उस पर भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना के डालूंगा। वो वीडियो जरूर देखिएगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, सब्सक्राइब एंड फॉलो, टेक केयर। एक और वर्ड है जो हम यूज कर सकते हैं जहां पे शायद हमारी गाड़ी कभी अटके, जैसे हमको बोलना है वो कंगाल है, वो पूरी तरह से कंगाल है। तो कंगाल के लिए आप क्या यूज करोगे? ठीक है, सो कंगाल के लिए आप बोलते हैं पॉपर। पॉपर मतलब होता है कंगाल। ठीक है, ये कंकाल नहीं है, है ना? वो जो पुरानी पिक्चरों में से ताबूत में से और जमीन के नीचे से निकलता था, कंकाल नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट कंगाल। कंगाल, ठीक है, सो कंगाल।
मतलब जिसके पास अब पैसा बचा ही नहीं हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कंगाल। सो ही इज नाउ अ पॉपर, ठीक है, वो अब कंगाल है। आप लोगों ने बैटमैन मूवी देखी होगी। बैटमैन मूवी के थर्ड पार्ट में जब कुछ उसके साथ फ्रॉड होता है और फॉर्जरी होती है और साइन के जरिए, गलत साइन के जरिए उसका सारा जो धन है वो हथिया लिया जाता है, ऐसा करके कुछ तो भी है वहां पर सीन। तो वो वहां पे एक सीन आता है कि वो उनको न्यूज़पेपर दिखाता है और बोलता है कि हम कोर्ट में केस कर सकते हैं पर अभी के लिए तो आप पूरी तरह से कंगाल हैं, है ना। सो ही बिकेम अ पॉपर, ही बिकेम अ पॉपर, वो कंगाल बन गया या वो कंगाल हो जाता है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। शी इज अ पॉपर, वह कंगाल है। तो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। गाड़ी कहाँ कटती है, वर्ड बोलते हैं, वर्ड का इंग्लिश क्या है वर्ड का, तो वो थोड़ा सा समझना या एकदम से क्लिक होना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ नहीं, वीडियोस देखते रहिए वोकैब के, आपको वर्ड्स याद होते रहेंगे और आप उनको बिंदास जहां भी चाहो रिलेवेंट कंटेक्स्ट में सही जगह सही अर्थ में यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि पॉपर एक नाउन है, ठीक है, जो पॉपर वर्ड है इसकी प्रॉपर्टी नाउन है, ठीक है, ये नाउन के रूप में यूज होगा। सेकंडली क्वेश्चन राइज होता है, कंफ्यूजन राइज होता है कि कंगाल मतलब हम नाउन की विशेषता बता रहे हैं तो एडजेक्टिव क्यों नहीं है। सेकंडली हम इसको एडजेक्टिव बोल सकते हैं पर हर वर्ड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर खुद जो एक वर्ड है वो नाउन के रूप में ही यूज होता है। इसका मतलब हम बता रहे हैं कि वो कंगाल है ना, या कोई चीज कंगाल है, कोई व्यक्ति कंगाल है, तो कंगाल एक नाउन है। बस हमको थोड़ा सा यही डाइजेस्ट करना है। मैंने बोला इंग्लिश में बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं ढूंढना, हमको बस यही देखना है कि जो चीज जैसी है उसको वैसा एक्सेप्ट करना है एंड वंस वी एक्सेप्ट इट वी कैन गो विद द फ्लो। तो हमको बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो पॉपर इज अ कंगाल। Thank you so much, have a great time, subscribe and follow, have a great time once again, bye bye, happy Teej, take care.